हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हो आज चैप्टर सेकंड का एक और डेरिवेशन हम आपके लिए लेके आए हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। राइट। इससे पहले जो एक डेरिवेशन था चैप्टर नंबर सेकंड के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर सेकंड में 3 डेरिवेशन है। पहला जो डेरिवेशन है एफ इजिकल टू में एम ए का है, न्यूटन सेकंड लॉ का है। दूसरा डेरिवेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है, और जो तीसरा डेरिवेशन जो बेटा आएगा वो आएगा रिकॉइलिंग ऑफ गन का आएगा। हालांकि रिकॉइलिंग ऑफ गन का जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन जो रिकॉइलिंग ऑफ जो गन है ना वो कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ही एप्लीकेशन है। ठीक है, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट हो जाए, आप लोगों को ये पता लग जाए कि वो जो फॉर्मूला आता है ना, वो फॉर्मूला आप देखते होंगे कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, वो कैसे आता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अलग से वीडियो उसकी अपन बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपन डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो वीडियो की आज शुरुआत करते हैं अपन। आपके पास में पेन और कॉपी आपने लेके बैठ गए होंगे, तो साथ साथ में नोट करते चलिएगा इसको, जिससे कि आपके नोट्स प्रॉपरली बनते चले। अब देखिए जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए अपने को जो ध्यान रखना है वो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अपने को आना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब देखो कंजर्वेशन शब्द का मतलब होता है बचा रहना, यानी कि लॉस ना होना। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब बचा हुआ रहना, लॉस नहीं होगा, नो लॉस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, इसकी थोड़ी सी बार डेफिनेशन देख लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये जो नियम है, ये हमें बोलता क्या है। ठीक है, मतलब कि ये क्या बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। ठीक है, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं विल बी इक्वल। यानी टकराने से पहले, क्योंकि कोलिजन केस अपन पढ़ रहे हैं, तो कोलिजन के अंदर क्या होगा, दो बॉडी आपस में टकराएगी। तो टकराने से पहले जो वो दो बॉडी थी उनका मोमेंटम कितना था, और टकराने के बाद उन दो बॉडी का मोमेंटम कितना हो गया या रह गया। तो उन दोनों का जो एडिशन होगा, टकराने से पहले टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा, वो दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये बोलता है। यानी कि अगर इधर मैं लिखना चाहूँ तो ये ऐसे लिखूंगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। ठीक है बेटा, तो ये हमारी स्टेटमेंट रहेगी, टोटल इनिशियल मोमेंटम एंड टोटल फाइनल मोमेंटम। ये जो कोलिजन अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, रियलिटी में बेटा जो कोलिजन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। आपकी सिलेबस में नहीं है तो आपका अपन केवल एक ही पढ़ेंगे। 3 टाइप के कोलिजन होते हैं। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, एक होता है प्लास्टिक कोलिजन। तो आपके सिलेबस से रिलेटेड क्लास 9th के अंदर जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपन उतना एडवांस अभी नहीं पढ़ रहे, एडवांस के लिए मैं अलग से सीरीज लेके आऊंगा। ये जो सीरीज है ना, ये केवल हमारी जो सीरीज आ रही है, ये बुक के रिगार्डिंग सीरीज आ रही है। ठीक है, इस सीरीज के अंदर मैं उस लेवल पे नहीं करवा रहा, क्योंकि इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि जो बेसिक लेवल के जो बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी दिक्कत रहती है, वो बेसिक लेवल भी बच्चों का कवर हो पाए। जब अलग से सीरीज में लेके आऊंगा, उसके अंदर 9th के अंदर मैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, एडवांस लेवल भी पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए आप ये मान के चलो कि अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इलास्टिक कोलिजन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन डिस्कस कर रहे हैं। रियलिटी में इलास्टिक कोलिजन एज सच होता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है स्टील की। तो इलास्टिक कोलिजन जो पाया जाएगा ना, वो स्टील ऑब्जेक्ट में पाया जाएगा, जो स्टील के जो ऑब्जेक्ट बने होते हैं उसमें पाया जाता है। ऐसा लगता है कि जो इलास्टिक होता है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट होता है वो रबड़ होता है, रबड़ नहीं होता। ठीक है, ये एडवांस चीज़ें हैं, ये आपको अपने आप पता लग जाएगी जब आप 11th क्लास में पढ़ोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर। तो इलास्टिसिटी जो सबसे ज़्यादा होती है, इलास्टिक नेचर जो बिहेवियर शो करता है जो ऑब्जेक्ट, वो होता है स्टील ऑब्जेक्ट। स्टील जो होता है वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है नेचर के अंदर। यही कारण है कि जितने भी जो बिल्डिंग्स होते हैं, जितने भी जो ब्रिजेस होते हैं, पुल होते हैं,
उसके अंदर हम स्टील का यूज करते हैं, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन हम डिस्कस करके चल रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन हम मान के चल रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अकॉर्डिंग टू योर क्लास, ठीक है। तो अब अपन डेरिवेशन पे स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गई स्टेटमेंट की बात। तो डेरिवेशन क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखो डेरिवेशन के अंदर अपने को एक जनरल डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये हमने मान लिया हमारा कोई भी, ठीक है, ये मान लेते हैं m1 बॉडी जिसका मास m1 है और ये u1 स्पीड से चल रही है शुरू में, ठीक है, पहले इसकी स्पीड u1 है। ये हमारा m2 मास जो कितनी स्पीड से चल रहा है, u2 स्पीड से चल रहा है। अब बेटा एक बात बताओ, ये जो बॉडी चलेगी भाई, बॉडी का टकराना कब होगा? बॉडी तब टकराएगी जब u2 धीरे होगा और u1 ज्यादा होगा, यानी कि फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, आगे वाली स्पीड की कम होनी चाहिए। यही कारण है कि तभी टकराना होगा। अगर आगे वाला तेज चलेगा, पीछे वाला धीरे चलेगा, तो टकराना कभी हो ही नहीं पाएगा, कोलिजन हो ही नहीं पाएगा। आगे वाला धीरे, पीछे वाला तेज, तभी जाके कोलिजन होगा। तो ये जो हमारी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है? बिफोर कोलिजन की, बिफोर कोलिजन, यानी कि अभी किसी भी प्रकार का कोई भी कोलिजन नहीं हुआ है, ठीक है। अब हो गई कोलिजन का केस, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये सेकंड ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टकरा गए, मास चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा एज्यूम करके चल रहा है कि मास चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हमारा m1 मास और ये हमारा m2 मास। ये जो कंडीशन है बेटा, ये कंडीशन कौन सी है? ड्यूरिंग कोलिजन की कंडीशन, ठीक है बेटा। ये हमारी जो कंडीशन है, ये ड्यूरिंग कोलिजन की कंडीशन है, ठीक है। थोड़ा सा नॉइस आपको आ रहा होगा, ठीक है। ये नॉइस इसका है कि थोड़ा सा साथ में कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो हमारा घर है उसके साथ में कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा नॉइस आ रहा है। तो थोड़ा सा इसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। ये ड्यूरिंग कोलिजन हो गया। अब कोलिजन की ड्यूरेशन बेटा देखो, ये जो इनका जो मिडिल पोर्शन है जहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा है। फोर्स किस तरीके से लग रहा है? आपको न्यूटन थर्ड लॉ पता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर एक बॉडी के ऊपर एक्शन लगेगा तो दूसरी बॉडी के ऊपर क्या लगेगा? रिएक्शन लगेगा। ऐसा अपन मान के चल रहे हैं कि जो फर्स्ट बॉडी है इसने सेकंड बॉडी के ऊपर इधर की साइड फोर्स लगाया, तो मैं लिख रहा हूं फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट। तो ये एक्शन हो गया, तो रिएक्शन किधर की साइड होगा? जो सेकंड बॉडी होगी ये फर्स्ट बॉडी के ऊपर इधर की साइड रिएक्ट करेगी, यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड। ये दोनों के दोनों कैसे है? अपोजिट है, यानी कि इधर मैं लिख देता हूं F वेक्टर 12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। वेक्टर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि डायरेक्शन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, अपोजिट है। तो मैं इधर थोड़ा सा इसको नाम भी दे देता हूं। F12 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, ठीक है। और F21 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। क्लियर? अब टकराने के बाद बेटा क्या होगा कि ये जो m1 बॉडी है ये चलने लग जाएगी v1 स्पीड से, और ये जो m2 बॉडी है ये चलने लग जाएगी v2 स्पीड से। ये हो गई हमारी आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन, ठीक है। ये हमारी हो गई आफ्टर कोलिजन, यानी कि कोलिजन से पहले u1 u2 था और कोलिजन के बाद v1 v2। अब v1 v2 के बारे में अपने को नहीं पता कि कौन सी स्पीड तेज है कौन सी स्पीड धीरे है, यानी कि v1 ज्यादा है या v2 ज्यादा है, इसके बारे में अपने को कोई आइडिया नहीं है। हमें शुरू वाले के बिहाफ के ऊपर हमें आइडिया था। तो अब मैं लिखता हूं टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम किसका होगा बेटा? टोटल इनिशियल मोमेंटम पहले टकराने से पहले, तो टकराने से पहले क्या होगा? टोटल इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। और टोटल फाइनल मोमेंटम बेटा क्या होगा? यानी कि टकराने के बाद, कोलिजन के बाद, टोटल की बात हो रही है, यानी कि एडिशन, दोनों बॉडी का टोटल मोमेंटम, ठीक है, दोनों बॉडी का कंबाइंड मोमेंटम। तो m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर? तो टोटल इनिशियल मोमेंटम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास कितना है? m1 u1 प्लस m2 u2, और टोटल फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। ये है थ्योरेटिकल। अब अपने को प्रूव करना है कि क्या सचमुच में ऐसा आता है, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ऐसा सचमुच में आता है या नहीं आता। तो उसके लिए अपन नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर रहे हैं, ठीक है। आपने ये नोट कर लिया होगा।
अब बेटा देखो इसके अंदर, क्योंकि जो हमारा F12 था, F12 बेटा क्या था, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट, ठीक है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड था, ठीक है। तो बेटा ये जो F12 है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी, ठीक है, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड, ये मैंने पीछे वाली स्लाइड में लिख भी दिया था, ड्यू टू सेकंड बॉडी, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, फोर्स किसके ऊपर लगा है, फर्स्ट बॉडी पे लगा है, किसकी वजह से लगा है, सेकंड बॉडी की वजह से। तो जिसके ऊपर फोर्स लगेगा मोमेंटम उसी का तो चेंज होगा ना भाई। अगर मान लो तुम्हारे सामने कोई बॉल रखी है, रेस्ट में है, कोई फुटबॉल है, ठीक है, आप लोगों ने उसके ऊपर किक मारी, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो मोमेंटम किसका चेंज हुआ, जिसके ऊपर फोर्स लगा, यानी कि चेंज किसका हुआ, मोमेंटम फुटबॉल का हुआ या बॉल का हुआ, जो भी आप मान के चल रहे हो ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से फोर्स किसके ऊपर लगा, फर्स्ट बॉडी पे, तो मोमेंटम भी किसका चेंज होगा, फर्स्ट बॉडी का। तो अपन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स हमारा किसके बराबर होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी कि F12 फोर्स लगा है फर्स्ट बॉडी पे ड्यू टू सेकंड, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, फर्स्ट बॉडी का चेंज होगा टाइम t के साथ में। तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ, यानी कि फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी, यानी कि फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी माइनस इनिशियल, F मतलब फाइनल, I मतलब इनिशियल, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम t। अब डायग्राम में जब आप देखोगे तो फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी कितना है, m1 v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना फर्स्ट बॉडी का, m1 u1 डिवाइडेड बाय t, ठीक है। सिमिलरली जो F21 है बेटा हमारा, वो क्या है, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी, फोर्स किस पे लगा, सेकंड बॉडी पे, किसकी वजह से, फर्स्ट बॉडी पे, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, सेकंड बॉडी का होगा, ठीक है। तो फोर्स 21 मोमेंटम चेंज हो जाएगा सेकंड बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी डिवाइडेड बाय टी। तो फाइनल मोमेंटम सेकंड बॉडी का m2 v2, इनिशियल मोमेंटम सेकंड बॉडी का m2 u2 डिवाइडेड बाय टी। यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। अब देखो ये आप फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, ये जो टर्म है m1 v1, F12 की वैल्यू आई m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय t, और इसी तरीके से F21 की वैल्यू आई हमारी m2 v2 डिवाइडेड बाय, सॉरी m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय t। अब ध्यान करो, हमने एक इक्वेशन लिखी थी ड्यूरिंग कोलिजन के टाइम पे, ठीक है, जब मैंने डायग्राम बनाया था, तो इसमें देखो मैंने एक लिखा हुआ है, इस वाली स्लाइड के अंदर आप देखो, ड्यूरिंग कोलिजन के नीचे F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। इसका मतलब दोनों के दोनों जो फोर्स है ये कैसे हैं, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ यही बोलता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, यानी कि वैल्यू तो सेम होगी लेकिन अपोजिट होगी, एक अगर ईस्ट में तो दूसरा वेस्ट में। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ठीक है। F12 यानी कि फोर्स ऑफ फर्स्ट, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, हमने जो लिखी थी ये आई थी, डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू माइनस F21 की वैल्यू देखोगे आप पीछे स्लाइड में से, तो ये आ रखी है, आपने नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो t नीचे कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, m1 v1 माइनस m1 u1, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो माइनस m2 v2, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस m2 u2। अब एक काम करो, u वाली टर्म को एक साथ ले लो, v वाली टर्म को एक साथ ले लो, तो इस u1 वाली टर्म को जब इधर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। यहाँ पे m1 v1 पहले से ही है, लेकिन ये वाला जो m2 v2 ये माइनस का है, इधर की साइड लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करने के बाद तुम्हारे पास आएगी वैल्यू m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और यही क्या था, देखो आ गया ना हमारे पास, ध्यान से देखो, ये हमारे पास में है टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम, और ये हमारे पास में क्या है, टोटल फाइनल मोमेंटम। देखो कितनी अच्छी बात हुई, बॉडी आपस में टकरा भी गई, ठीक है, और टकराने के बाद भी मोमेंटम हमारा सेम आया। तो बेटा मोमेंटम ना कभी भी लॉस नहीं होता,
जितना मोमेंटम पहले रहता है टकराने से पहले, कोलिजन से पहले, किसी भी टाइप का कोलिजन हो, उतना ही मोमेंटम हमेशा बाद में रहेगा। ठीक है, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। मोमेंटम नेवर लॉस। ठीक है, मोमेंटम कभी भी लॉस नहीं होता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल में लेके आया हूँ, 2-3 न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस देखते हैं। अब बेटा इसकी एक एप्लीकेशन होती है, मैं साइड में लिख देता हूँ ना, ये इसकी जो एप्लीकेशन होती है वो रिकॉइलिंग ऑफ गन की एप्लीकेशन होती है। इसके ऊपर एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल है, लेकिन आपके सिलेबस में उसका डेरिवेशन नहीं है, रिकॉइलिंग ऑफ गन का। ठीक है, इसका डेरिवेशन मैं कल आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल परसों जो भी है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो रिकॉइलिंग ऑफ गन के ऊपर आएगी। फॉर्मूला में लिख देता हूँ, फॉर्मूला देख के आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा। ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है रिकॉइलिंग ऑफ गन का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपन निकालना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए अपन न्यूमेरिकल करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर, जो भी न्यूमेरिकल आज अपने पास है। ठीक है बेटा, तो 2-3 न्यूमेरिकल है, उस 2-3 न्यूमेरिकल ओपन करते हैं, उसके बाद अलविदा लेते हैं आपसे। जितना भी आज के लिए हो पाया उतना अच्छी बात है। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, ए बॉय ऑफ 50 kg मास इज रनिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कोई भी एक लड़का है जिसका मास है 50 kg, वो उसकी इनिशियल रफ्तार कितनी है, वो चल रहा है, वो दौड़ रहा है कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से दौड़ रहा है। अब क्या बोल रहा है वो कि वो रुकी हुई कार्ट, कोई भी गाड़ी थी, कोई भी कार्ट थी जिसका मास कितना था 2 kg। ठीक है, वो रुकी हुई थी पहले, यानी कि उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0 थी। उसके ऊपर चढ़ गया, वो भागते भागते जंप करके उसके ऊपर चढ़ गया। अब चढ़ने के बाद बेटा क्या होगा, दोनों चलने लग जाएंगे, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन होगी। देखो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। मान लेते हैं कोई भी बालक है, दिस इज बालक। इस बालक का जो मास है वो है 50 kg, और ये भाई साहब भाग रहा है कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। और यहाँ पे कोई भी एक कार्ट है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा ऐसा ही है बेटा, मेरे डायग्राम आप देख सकते हो, देखो कितनी अच्छी है ना। और ये रुकी हुई है, ये कोई भी कार्ट है, और ये रेस्ट में है शुरू में, और इसका जो मास है बेटा वो कितना है, 2 kg है। अब हुआ क्या, ये भाई साहब भागता 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 इसके ऊपर जंप कर गया। अब जंप करने के बाद क्या होगा, सिचुएशन कुछ इस टाइप से होगा। अब ये कार्ट, ठीक है, और ये इसके ऊपर बालक। ठीक है, ये बालक, अब ये किसी v स्पीड से चलने लग गए दोनों के दोनों। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है। तो एक बात बताओ, अब इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब देखो ये कॉमन वेलोसिटी है बेटा, बालक की भी वेलोसिटी v है और कार्ट की भी वेलोसिटी v है, यानी कि v1 और v2 दोनों के दोनों v स्पीड से चलने लगे। भाई सीधी सी बात है, जब तुम किसी गाड़ी में चलते हो, किसी ट्रेन में चलते हो, किसी बाइक पे चलते हो, तो जितनी स्पीड आपकी बाइक की होती है उतनी ही स्पीड आपकी होती है। कॉमन वेलोसिटी हो गई ना, वो कॉमन स्पीड हो जाती है दोनों की। तो वही सिचुएशन इसके अंदर है। तो देखो बेटा m1 यानी कि बॉय का मास कितना है, 50। कितनी स्पीड से चल रहा है शुरू में, ये जो बच्चा है ये 2 से चल रहा है। m2 यानी कि कार्ट का मास कितना है, 2। क्या ये चल रहा है शुरू में, नहीं सर नहीं चल रहा, तो 0 इज इक्वल टू m1 यानी कि बालक का मास तो वही है, बालक तो अपनी स्पीड मास चेंज कर ही नहीं रहा। कितनी स्पीड चल रहा है, v स्पीड से। और जो कार्ट है, जो गाड़ी है, वो कितनी है, 2 kg की, कितनी स्पीड चल रही है, वो भी v स्पीड चल रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा 100, और ये 0 हो गया, इज इक्वल टू कितना गया 52v। क्लियर। अब v की वैल्यू अपने निकालनी है, कॉमन वेलोसिटी निकालनी है कि दोनों कितनी स्पीड से चलने लग गए। तो जब इसको कैंसिल करोगे, कर लो इसको, 2 पे ये गया कितना 50, और ये 2 पे गया 36। ठीक है, ये 13 पे गया, ये 25 पे गया, यानी कि जो v वैल्यू तुम्हारे पास आएगी वो आएगी 25/13 मीटर पर सेकेंड। डेसिमल में इसको चेंज कर लेना, डिवाइड करना आपको आता ही है। तो ये दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी हो गई, यानी कि जब ये बच्चा इस गाड़ी के ऊपर चढ़ा तो दोनों इस रफ्तार से चलने लग गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, बाकी मैं करवा रहा हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज करके मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, फिर मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ। ए बॉय रनिंग विद 5 मीटर पर सेकेंड हैज ए मास 40 kg स्ट्राइक्स टू ए स्टोन ऑफ मास 2 kg ऑन रोड विच वॉज एट रेस्ट अर्लियर। यानी कि कोई एक बच्चा था, उस बच्चे का मास कितना था, 40 kg का था, और वो बच्चा शुरू में कितनी स्पीड से चल रहा था, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, और वो किसी
पत्थर से टकरा गया, उस पत्थर का मास कितना था 2 kg, मतलब कि उसके लग गई, पैर में लग गई, किक लग गई ऐसे मान लो, ठीक है। और वो जो पत्थर गिरा हुआ था जमीन पे वो कितने का था 2 kg का था, वो शुरू में रेस्ट में था वो पत्थर। अब हुआ क्या, टकराने के बाद जो पत्थर है वो चलने लग गया 4 मीटर पर सेकंड से। नहीं, आफ्टर कोलिजन बॉय फंबल्ड एंड मूव्ड विद स्पीड, यानी कि हाँ अभी इसमें देखो क्या बोला गया है, कोलिजन में जब वो उसके लगी, उस बच्चे के जब लगी, तो लगने के बाद सीधी सी बात है, अगर मान लो अपन चलते चलते कहीं पे टकरा जाते तो अपनी स्पीड धीरे होगी, ठीक है। तो टकराने के बाद जो बच्चा है उसकी स्पीड बेटा कितनी हो गई 4.8 मीटर पर सेकंड हो गई। अब 4.8 मीटर पर सेकंड तो हो गई उस बच्चे की, तो जब उसके लगी होगी, जब उसने किक मारी होगी, उस स्टोन की किक लगी होगी, तो स्टोन भी चला होगा किसी ना किसी स्पीड से, तो स्टोन की वेलोसिटी अपने को निकालने की, स्टोन अब कितनी स्पीड से चलने लग गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो डायग्राम बनाओ, सबसे पहले डायग्राम इसलिए बनाता हूँ कि थोड़ा सा तुम्हें फील आ जाए। ये मान लेते हैं बालक, ये कौन है हमारा बालक, ये चल रहा है भाई साहब, देख रहे हो 40 किलोमीटर 40 kg 40 किलोमीटर पर सेकंड, नहीं 40 किलोमीटर पर सेकंड भाई साहब, सुन रहे हो 40 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 40 किलोमीटर। इतना तो हमारी एस्केप वेलोसिटी भी नहीं होती अर्थ की। एस्केप वेलोसिटी मतलब कि ऐसी स्पीड देना किसी भी ऑब्जेक्ट को कि वापस रोड के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर ना आए, वो हमारी अर्थ की होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और मैं क्या बोल रहा हूँ 40 किलोमीटर पर सेकंड, ऐसा नहीं है 40 किलोमीटर पर सेकंड नहीं, 40 kg मास है इसका, ठीक है। तो फ्लो में हो गया, मास ऑफ बालक कितना है 40 kg। ये कितनी स्पीड से चल रहा है बेटा 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब क्या हो गया, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है, नहीं ये फिजिक्स है, ठीक है। हाँ ये तो चलो मैंने वैसे ही गुनगुना दिया बस, कि चलते 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 क्या हो गया, ये स्टोन रखा हुआ था, दिस इज स्टोन, ओके, ये स्टोन है और ये कितने केजी का बेटा, ये है 2 kg का स्टोन। चलते चलते इसके पैर लगा, पैर लगने के बाद ये भाई साहब चलने लग गया कितनी स्पीड से 4.8 मीटर पर सेकंड से। इसका मास थोड़ी लॉस हुआ है, मास तो उतना ही मास इसका लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। और ये जो पत्थर है, ये पत्थर यानी कि ये कितने केजी का था बेटा, ये था हमारा 2 kg का, और ये कितनी स्पीड चलने लगे 20 स्पीड से, तो ये 20 स्पीड अपने को निकालनी है। तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू में m1v1 प्लस m2v2। अब देखो मैं एक तरीका बता देता हूँ कि क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। गिवन डाटा लिखना होता है आपको सबसे पहले, क्योंकि गिवन डाटा आप जब लिखोगे ना तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या आपको गिवन है। तो गिवन डाटा में m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 kg, दिस इज 40, दिस इज नॉट 90, दिस इज 40। m2 की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है 2 kg। u1 कितना दे रखा है आपको, बालक की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, पत्थर शुरू में रेस्ट में है या चल रहा है, रेस्ट में है तो 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड कितनी हो गई बालक की 4.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फाइनल स्पीड पत्थर की v जो कि अपने को निकालनी है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो m1 की जगह पे 40, u1 की जगह पे 5 प्लस m2 कितना है 2 और u2 कितना है 0 इज इक्वल टू में m1 यानी कि 40 मल्टीप्लाई 4.8 प्लस 2 इंटू वी। तो बेटा ये कितना हो गया 200 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 48, डेसिमल से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 48 मल्टीप्लाई 4, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये 16 और 192, तो 192 प्लस 2v। जब 192 इधर जाएगा 200 में से तो कितना बचेगा 8 बचेगा इज इक्वल टू 2v। तो v बेटा हमारा कितना आ गया, v आ जाएगा हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेशन आप थोड़ा देख लेना, इन केस अगर पॉइंट की कुछ मिस्टेक हो गई हो तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मतलब ठीक कर देना। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपने को सीखना है। ठीक है, वैल्यू थोड़ी इधर उधर हो सकती है, हो सकता है मेरे से कुछ वैल्यू इधर उधर हो गई होगी, बाकी सही है, मेरे को लग रहा है सारी वैल्यू ठीक आई है अपनी। और इन केस अगर हो भी गई हो तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मेन अपने को क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है कि कैसे अपने को अप्लाई करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। क्लियर बात। अब देखिए बेटा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप कीजिए ट्राई, या एक काम करूं मैं इसको होमवर्क दे जाऊं। अरे सर नहीं, होमवर्क हमसे तो वीडियो ही देखने में आलस आता है, होमवर्क में तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। नहीं बेटा, प्राण नहीं निकालने, अभी तो बहुत कुछ करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन देखो, ए बॉय रनिंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, ये तो हो गया, आई थिंक सेम ही क्वेश्चन था बेटा, ये है ना, कितने में चलने लग गया। ठीक है बेटा, ये सेम क्वेश्चन था, तो ठीक है बेटा, आज की वीडियो हमारे पास इतनी थी। ठीक है,
अगली जो वीडियो हमारे पास आएगी वो आएगी रिकॉइलिंग ऑफ गन के ऊपर, ठीक है। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन हमारी एप्लीकेशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी है क्लास 9th के लिए। मैं पहले बेसिक लेवल कवर करूंगा, बुक के अकॉर्डिंग मैं कवर करूंगा, जिससे कि जो बच्चे बुक केवल और केवल बुक को ही फॉलो करते हैं, जिनका ये रहता है कि नहीं सर हमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, हमें बुक का ही पढ़ना है, तो उन बच्चों की हेल्प हो पाए। उसके बाद आफ्टर सम डेज मैं 9th के अंदर एडवांस करूंगा, इसी तरीके से 10th का बेसिक स्टार्ट करूंगा, 10th का एडवांस। थोड़े दिनों में आपको प्रॉपर वीडियो मिलने लग जाएगी 9th 10th 11th 12th की, ठीक है। तो सब कुछ अच्छे तरीके से आप करिएगा, ठीक है। नोट्स बनाते चलिएगा। अगर आपने मॉड्यूल ले रखा है किसी भी कोचिंग का XYZ जो भी आप मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो, तो उस मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाते चलिएगा, ठीक है। जिससे कि क्या होगा कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन लगाओगे तो उस टॉपिक की नॉलेज आपको ठीक तरीके से हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा ये टॉपिक हमारा क्या बोल रहा है और इसके कैसे क्वेश्चन सोल्व करने। तो आज की वीडियो इतनी थी। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा उन बच्चों तक जिन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आती है फिजिक्स को लेके, जिससे कि उनकी हेल्प हो पाए और उनके अच्छे मार्क्स आ सके या उनको एक इंटरेस्ट बन पाए। अच्छे मार्क्स आए ना आए, लेकिन इंटरेस्ट बनना चाहिए सब्जेक्ट में, क्योंकि बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर इंटरेस्ट हमें जगाना है, उन बच्चों का भी जगाना है जो बच्चे इंटेलिजेंट है लेकिन कहीं ना कहीं वो सफ़र कर रहे हैं, और उन बच्चों का भी जगाना है जिन्होंने फिजिक्स को बेकार समझ रखा है कि फिजिक्स इज़ बेकार सब्जेक्ट, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी थी। बने रहिए चैनल के साथ में, आपका अपना चैनल फिजिक्स बाय कोणार्क सिग्नल पे। तो थैंक यू वेरी मच।